10 अगस्त 1741 कोलाचल का युद्ध। आमने सामने दो सेनाएं, एक डच नौसेना जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नौसेना मानी जाती थी उस वक्त, एक दक्षिण भारत का छोटा सा राज्य त्रावणकोर, उसकी सेना। और उस दिन जो परिणाम आया उसने इतिहास बना दिया। किसकी हुई हार, किसकी हुई जीत और क्यों महत्वपूर्ण है कोलाचल का युद्ध, आज जानते हैं नजरिया के इस एपिसोड में। बने रहिएगा अंत तक इस बात को जानने के लिए। नमस्कार, मैं मनीष हिंदवी। आज कहानी एक ऐसे शूरवीर राजा की जिसको इतिहास ने वो स्थान नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था। आज कहानी राजा मार्तंड वर्मा की, त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा। 1706 में माता कार्तिक तिरुनाल और पिता राघव वर्मा के घर में जन्म लिया अनियम तिरुनाल मार्तंड वर्मा ने। 1 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। ये जो केरला, मध्ययुगीन केरला था उस वक्त का, ये अपनी तमाम मुश्किलों में जूझ रहा था, राजनीतिक आर्थिक मोर्चे पर। मसाला व्यापार को लेकर डच और अंग्रेजों में खींचतान चल रही थी। तमाम छोटी छोटी रियासतें थी उस वक्त जो आपस में लड़ रही थी और इनकी लड़ाई का फायदा डच और अंग्रेज ले रहे थे। त्रावणकोर भी एक बहुत छोटी सी रियासत उस वक्त हुआ करती थी। 1729 में मार्तंड वर्मा राजा बने और उन्होंने राजा बनते ही विस्तारवादी नीति अपनाई। एक बात उन्हें समझ में आई कि ये जो सारा खेल है ये मसाला व्यापार का है, सारा जो प्रॉफिट, सारा मुनाफा है ये मसाला व्यापार का है। तो ये जो मसाला उत्पादक क्षेत्र थे उसको एक एक करके उन्होंने अपने कब्जे में लेना शुरू किया। 1731 में कोलम बंदरगाह को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, फिर मार्ता को लिया, फिर कोटरकारा पर उन्होंने हमला किया और वहां के राजा को वहीं कैद कर दिया। राजा के मरने के बाद वहां की जो महिलाएं थी, कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, तो वहां की महिलाओं ने अपना हक, राज्य पर अपना हक दर्शाया। राजा मार्तंड वर्मा ने उसे मानने से इनकार कर दिया। इस बीच एक घटना और घटी। इस तमाम जो हालात केरला में उस वक्त बन रहे थे और जिस तरीके से मार्तंड वर्मा के खिलाफ बाकी राजा एकजुट हो रहे थे, जैसे कायामुकुलम का, कोची के, पुरकड के, ये लोग एक साथ हो रहे थे, एक गुट बना रहे थे मार्तंड वर्मा के खिलाफ। इसका फायदा लेने के लिए सीलोन, यानी आज का जो श्रीलंका है, उसके डच गवर्नर गुस्टाफ विलियन वैन इमहॉफ को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ी इस सारे झगड़ों के बीच में कि कैसे इसका फायदा लिया जा सकता है। और 1739 में वो कोची लौट आए। लौटने के बाद उन्होंने कोटरकारा की महिलाओं को मार्तंड वर्मा के खिलाफ भड़काया और मार्तंड वर्मा की मर्जी के बिना उन्होंने राजा घोषित कर दिया वहां की जो महिला उत्तराधिकारी थी। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है जहां से डच और मार्तंड वर्मा आमने सामने आ जाते हैं। मार्तंड वर्मा समझाते हैं और अटैक कर देते हैं कोटरकारा पे, और डच और कोटरकारा की एलाइड फोर्सेस को, जो संयुक्त फोर्सेस थी, उनको हरा देते हैं। और हराने के बाद रुकते नहीं हैं। इसके बाद वो अगल बगल के सारे जो डच के किले थे उन पर हमला एक एक करके करना शुरू कर देते हैं। रिटेलिएशन में डच ने भी हमला किया और उनकी जो आर्टिलरी फोर्सेस थी वो सीलोन से आई और उसने पहले कोटार पर कब्जा किया और फिर वो त्रावणकोर की राजधानी कालकुलम की तरफ बढ़ चली। मगर मार्तंड वर्मा ने ऐसा होने नहीं दिया।
अब 1 मिनट के लिए इस कहानी को यहीं रोकेंगे। तब से मैं बार बार डच 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 शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। आखिर ये डच है क्या? डच जर्मनिक लैंग्वेजेस परिवार का हिस्से की एक भाषा है। जर्मनिक लैंग्वेजेस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज परिवार का हिस्सा है। और ये जो जर्मनिक लैंग्वेजेस हैं, इस परिवार में भी 3 सब परिवार हैं। एक है नॉर्थ जर्मनिक लैंग्वेजेस, जिसमें 3 भाषाएं आती हैं, स्वीडिश, डैनिश, नॉर्वेजियन। एक ईस्ट जर्मनिक लैंग्वेजेस का परिवार है, जिसमें गोथिक, बर्गेंडियन और वेंडलिक आते हैं, जो अब लगभग ये भाषाएं विलुप्त हो गई हैं। और तीसरा है वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेजेस, जिसमें इंग्लिश, जर्मन और डच आती है। तो डच बेसिकली वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेजेस परिवार का हिस्सा है। मूलतः ये नीदरलैंड में, 60% बेल्जियम में, सूरीनाम में और पूरी दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में बोली जाती है। लगभग 25 मिलियन लोग इसकी ये मातृभाषा है। और नीदरलैंड में खास तौर पर पूरे नीदरलैंड में बोली जाती है। नीदरलैंड, किंगडम ऑफ नीदरलैंड 12 प्रोविंसेस से मिलकर बना है। कुछ लोग इसको हॉलैंड भी कहते हैं, मगर हॉलैंड वहां पर सिर्फ 2 प्रोविंसेस हैं, नॉर्थ हॉलैंड, साउथ हॉलैंड। 17वीं शताब्दी नीदरलैंड का गोल्डन पीरियड था। सर्वश्रेष्ठ नौसेना, व्यापार में एक छत्र राज, आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से अच्छा पीरियड माना जाता है ये डच का, नीदरलैंड का। अब यहां पर एक बात आपको बड़ी मजेदार बताऊं कि 1650 में डच के पास 16,000 व्यापारिक जहाज थे। 16,000 व्यापारिक जहाज थे 1650 में। यह वो दौर था जब पूरी दुनिया के व्यापार में मसाला व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण, एशियाई देशों से मसाला व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण मुनाफे का धंधा हुआ करता था। और इस पर पहल कर दी थी अंग्रेजों ने और पुर्तगालियों ने। उनकी देखा देखी डच व्यापारियों ने भी यह धंधा करने की सोची। 1595 में फ्रेडरिक डी हाउटमैन के नेतृत्व में 4 जहाजों का बेड़ा निकल पड़ा इस खोज में कि क्या रास्ता होगा और कैसे यह व्यापार होगा। और वो पहुंचा वेस्ट जावा के मेन पेपर पोर्ट, यानी काली मिर्च के मेन पोर्ट बंदरगाह पर बेंटन में। तमाम मुश्किलों के बाद ये लौट पाए वापस नीदरलैंड, लेकिन उसके बाद भी मुनाफा ठीक था। तो जाहिर सी बात है, मुनाफा ठीक था तो और यात्राएं शुरू हुई, फिर और यात्राएं शुरू हुई, फिर मुनाफा और बढ़ा। मगर इस पूरे मसाला व्यापार का जो खेल था, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इसकी जो डिमांड थी वो इनइलास्टिक थी। इनइलास्टिक का मतलब कि डिमांड में बहुत परिवर्तन नहीं हो रहा था, सीधी रेखा थी, बहुत परिवर्तन नहीं था। और सप्लाई इलास्टिक थी, मतलब जब सप्लाई ज्यादा आई तो कीमतें कम हो गई, सप्लाई कम हुई तो कीमतें ऊपर की तरफ भाग गईं। तो इन लोगों को समझ में आया कि जो मेन खेल है वो सप्लाई को कंट्रोल करना है। इसमें भी पहल करी अंग्रेजों ने, और उन्होंने कई व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, अपना एक कार्टेल बनाया सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए। उनकी देखा देखी डच ने भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। उसका ओरिजिनल नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में। और इसको आप कह सकते हैं कि डच औपनिवेशवाद की शुरुआत भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी को डच ने एशिया से मसाला व्यापार का 21 साल का मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया कि आप ही करेंगे व्यापार। कंपनी बढ़ने लगी। 1610 में उन्होंने गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट की सारे अपने एशिया के मसलों को देखने के लिए। मुगल इंडिया से भी वो ट्रेड करते थे। 1659 में मालाबार कोस्ट उन्होंने पुर्तगालियों से अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने बंगाल में, मालाबार में और कोरामंडल में अपने पोर्ट्स स्टैब्लिश किए। उन पोर्ट्स पर अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश की। 1669 में ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये सबसे रिचेस्ट प्राइवेट कंपनी थी। इसके पास 150 व्यापारिक जहाज थे,
40 वॉरशिप्स थी उसके पास, 50,000 एम्प्लॉइज थे और 10,000 की सेना थी इसके पास। मसाला व्यापार को लेकर युद्ध छिड़ चुका था। अंग्रेज, पुर्तगाल, डच को यह समझ में आया कि वो अपने आप को कंसंट्रेट कर लिया उन्होंने श्रीलंका यानी सीलोन पर और मालाबार कोस्ट पर। अब वापस चलते हैं बैटल ऑफ कोलाचल पर, कोलाचल के युद्ध पर। आप सोचेंगे मैंने डच की इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई? आपको ये बताने के लिए कि कितने शक्तिशाली थे डच, आपको ये बताने के लिए कि उस वक्त की नौसेना उनकी सर्वश्रेष्ठ थी, आपको ये बताने के लिए कि उनकी वो जो कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बहुत अमीर थी, मजबूत थी, ताकतवर थी। तो जैसा कि मैंने कहा कि मार्तंड वर्मा की विस्तारवादी नीतियों से डच ईस्ट इंडिया कंपनी असुरक्षित महसूस करने लगी थी। उसमें घबराहट फैल गई थी कि वो जो उसको मसाला सप्लाई करने वाली रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें थी, उस पर मार्तंड वर्मा लगातार कब्जा करते जा रहे थे। तो एक स्टैंड ऑफ उनके और मार्तंड वर्मा के बीच में होना ही था, क्योंकि सीलोन और मालाबार कोस्ट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुका था, क्योंकि लगभग बाकी जगहों से उन्होंने अपने व्यापार को समेटकर इन दोनों जगहों पर केंद्रित किया था अपने आप को। 1739 वॉन इमहॉफ वापस आते हैं। कोटार वाला तो युद्ध हो ही रहा है, वो जो बवाल है वो तो चल ही रहा है। इस बीच वो पर्सनली जाकर मार्तंड वर्मा से मिलते हैं और उन्हें थ्रेटन करते हैं, धमकाते हैं कि आप उनके मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट्स को मानिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहां जो मार्तंड वर्मा का जवाब है वो आपका दिल खुश कर देगा, क्योंकि मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई उसको पढ़कर और वो कल्पना कर कि एक तरफ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नौसेना वाले देश, ताकतवर यूरोपीय देश की सबसे अमीर कंपनी का सैन्य अधिकारी बैठा हुआ है और एक तरफ बैठा हुआ है भारत के दक्षिणी भाग के छोटे से राज त्रावणकोर का राजा। और उसका हौसला देखिए साहब। मार्तंड वर्मा कहते हैं कि सोच रहा हूं किसी दिन यूरोप पर हमला कर दूं। वो उनको डरा रहा है, थ्रेटन कर रहा है कि आप उसके मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट्स को मानिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और वो उससे कह रहे हैं कि सोच रहा हूं यूरोप पर हमला कर दूं। खैर, बात नहीं बननी थी, नहीं बनी। मार्तंड वर्मा मानने वालों में से थे नहीं, उन्होंने माना नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी रियासत है, ये मेरा राज्य है, यहां काम मेरे हिसाब से होगा। खैर, तो अब बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। हम धीरे धीरे आमने सामने डच और मार्तंड वर्मा आ चुके हैं और अब हम टाइमलाइन के हिसाब से चलेंगे, एक एक दिन को समझेंगे कि किस दिन कैसे क्या घटा। 26 नवंबर 1740 डच ने 2 बड़े जहाज और 3 छोटी जो नावें होती हैं युद्ध में इस्तेमाल होने वाली, नौसेना में इस्तेमाल होने वाली, उन्हें भेजा और कोलाचल पर कब्जा कर लिया। उनके कुछ सिपाहियों ने वहां पर किलेबंदी कर ली और बाकी सिपाहियों ने त्रावणकोर के जो बाहरी इलाके थे, जैसे मिडलम है, थेंगनपट्टनम है, काडियापट्टनम है, इन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 29 नवंबर 1740 डच कमांडर वैन होलिनीज ने यह घोषणा कर दी कि अब हम त्रावणकोर की पूरी नाकाबंदी करने जा रहे हैं, कंप्लीट ब्लॉकेड करने जा रहे हैं। 13 जनवरी 1741 डच जहाज मार्सेवीन भेजा गया कोलाचल के साउथ में। 10 फरवरी 1941 7 बड़े जहाज और कुछ छोटे जहाज भेजे गए नॉर्थ में कोलाचल के, यानी पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई थी कोलाचल की। कोलाचल और कोटार के बीच के सारे एरियाज पर, सारी भूमि पर कब्जा कर लिया डच ने। मार्तंड वर्मा उस वक्त त्रिवेंद्रम में थे, वहां से पूरी फोर्स के साथ तुरंत वापस आए और आते ही जो पहला काम उन्होंने किया, उन्होंने डच के फर्दर प्रोग्रेस को, यानी जो उनके वो जो बढ़ रहे थे धीरे धीरे आगे की तरफ, उसको रोक दिया। मार्तंड वर्मा जब कालाकुलम पहुंचे तो पहुंचने के बाद उन्होंने घेरने का एक प्लान बनाया। उनके खास सेनापति
रामायण दलावाह उत्तर से सेना लेकर आ गए और नागरकोइल और इरंदील के बीच में उन्होंने अपने आप को स्टेशन किया। तरफ से बड़ी होशियारी से डच को घेरा जा रहा था, पानी और जमीन दोनों पर घेराबंदी पक्की कर दी गई। 27 मई 1741 आदि केशव पेरुमल मंदिर में दर्शन करके मार्तंड वर्मा ने कोलाचल की तरफ कूच कर दिया। उधर भारी वर्षा के बीच में डच अपना बारूद सूखा नहीं रख पा रहे थे। 31 जुलाई 1741 पासी में अंग्रेजों की एक फैक्ट्री थी कोलाचल के पास। उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2 डच छोटी युद्धक नौकाएं कोलाचल के बंदरगाह पर लैंड करना चाह रही थीं और त्रावणकोर की भारी फायरिंग के कारण वो लैंड नहीं कर पा रही थी। डच शिप पोरका पर मौजूद एक व्यक्ति थियोनिज के अनुसार त्रावणकोर की सेना ने उनका सारा बारूद, सारा हथियार नष्ट कर दिया था। 5 अगस्त 1741 को उनके चावल के भंडार नष्ट कर दिए गए और उन्हें मजबूर किया गया सरेंडर के लिए। 10 अगस्त 1741 महान डच देश की नौसेना सरेंडर करती है भारत के राजा मार्तंड वर्मा के सामने। भारतीय इतिहास में यह पहली बार हुआ जब किसी यूरोपियन देश की नौसेना ने सरेंडर किया, हारी वो किसी भारतीय राजा से। इतिहास बना दिया मार्तंड वर्मा ने उस दिन, उन्हें हराकर, डच को हराकर। और कहते हैं इस हार के बाद डच फिर कभी रिकवर नहीं कर पाए और उनका औपनिवेशिक जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे खत्म होता गया कोलाचल के युद्ध के बाद। सलाम है मार्तंड वर्मा के साहस को। अफसोस ये है कि मार्तंड वर्मा की इस शूरवीर भरे काम को इतिहास ने फुटनोट से ज्यादा जगह नहीं दी। मार्तंड वर्मा के बारे में हम कितने लोग जानते हैं? मैं भी नहीं जानता था। पढ़ना शुरू किया, कहीं अचानक से सरसरी सी नजर गई और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया मार्तंड वर्मा के बारे में। गर्व से सीना चौड़ा हो गया पढ़कर और अफसोस भी हुआ कि ऐसे बहुत सारे शूरवीर योद्धा हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है मगर इतिहास ने उन्हें जगह नहीं दी। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में और ऐसे योद्धाओं को अपने इस नजरिया चैनल में जगह दी जाए। मार्तंड वर्मा को सलाम करते हुए आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।